गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब केमिस्ट्री की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान सर और उनके दो कोहिनूर आईटी एक्सपर्ट वंस कैमरामैन यश के साथ बनाने बायोमोलिक्यूल्स को आसान। और आपके साथ आ गए हैं अमित चौहान। स्वागत नहीं करोगे हमारा? बारी है आज लेक्चर नंबर 2 की, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बेयर्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझाया और आज बारी रहेगी स्ट्रक्चर समझाना। ग्लूकोज के फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। आज हम दो तरह के स्ट्रक्चर ग्लूकोज के सीखने वाले हैं, या दो तरह के प्रोजेक्शन फॉर्मूले ग्लूकोज के हम सीखने वाले हैं। कौन कौन से? फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोज का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के एंडिंग में, फर्स्ट लेक्चर के एंडिंग में हमने आपको सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिशर्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमने आपको समझा दिया था, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। पहले कुछ बारीक सी बातें, एक दो बातें जानते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले की ग्लूकोज को लेकर। याद रखिएगा, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे CHO है, उसको सबसे टॉप पे रखा जाता है। सारे कार्बन को वर्टिकल लाइन के अलोंग रखा जाता है, जितने भी कार्बन हैं सबको वर्टिकल लाइन के अंदर रखा जाता है। ये दो मुख्य बातें हैं फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। ग्लूकोज में एक बात और ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर 3, थर्ड कार्बन को छोड़कर, इस वाले कार्बन को छोड़कर, ये वाला कार्बन है थर्ड कार्बन, अगर थर्ड कार्बन को छोड़ दें तो बाकी सब पे जो OH है वो राइट साइड में है। फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में सारे के सारे OH आपके राइट साइड में है, राइट साइड में है। केवल थर्ड कार्बन ऐसा है जिस पे OH आपका लेफ्ट साइड है। पॉइंट नोट करने वाली बात है। क्लियर है? अब हमारे पास ग्लूकोज के अंदर ये भी कायरल कार्बन है। इस कार्बन से चारों ग्रुप्स अलग अलग अटैच हैं, 1 2 3 और ये पूरा 4। ये एक कायरल कार्बन है, ये भी एक कायरल कार्बन है, ये भी एक कायरल कार्बन है, और ये है आपके पास लास्ट कायरल कार्बन। आप जानते हैं कायरल कार्बन उन्हें कहा जाता है जिन कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। अब अगर फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करेंगे और वहीं से की जाती है तो ये लास्ट कायरल कार्बन होता है। अब लास्ट कायरल कार्बन पे नोट करिएगा, अगर आपका OH, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो OH, और अगर प्रोटीन्स है तो वहां पर होता है NH2। OH या NH2 फंक्शनल ग्रुप अगर राइट साइड में होता है तो उस आइसोमर को कैपिटल D आइसोमर के नाम से पहचाना जाता है, और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है D ग्लूकोज। तो आप जानेंगे D ग्लूकोज का मतलब क्या है। D ग्लूकोज का मतलब है, जब लास्ट कायरल कार्बन पे नोट कर लीजिएगा, साथ के साथ लास्ट कायरल कार्बन देखना होता है, और उस पे OH अगर आपका राइट साइड में आता है तो उसको D ग्लूकोज के नाम से पहचाना जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने यहां पर लिखा हुआ है ये D ग्लूकोज का है, कैपिटल D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम आपसे कहें कि L ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए तो कुछ नहीं, बस केवल बाकी सब कुछ सेम रखना है। लास्ट कायरल कार्बन पे इस OH को इधर ले आना है और इस H को इधर ले आना है, यानी कि जो OH ग्रुप है उसको केवल आप लेफ्ट साइड पे ले आओगे और बन जाएगा आसानी से L ग्लूकोज। प्यारे बच्चों, जो ये D ग्लूकोज होता है ये 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या 2 हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आगे जो मैं लिखने वाला हूं, आगे जो मैं लिखने वाला हूं, क्लियर है? ये एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन है। आपके याद होगा, जो एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ये एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हेमी एसिटल। ये एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं हेमी एसिटल कुछ इस प्रकार। ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा अल्कोहल, ये रहा एल्कोहल, ये एल्कोहल में नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन का, ये रहा पॉजिटिव पार्ट। अब जो ये नेगेटिव पार्ट होता है ऑक्सीजन का, ये कार्बोनिल के कार्बन से जाके अटैच होता है, और कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है,
वो इंटरेक्शन करता है हाइड्रोजन से और इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट बनता है। हमने एल्डिहाइड में आपको अच्छे से समझा रखी है ये बातें, और इसको हेमी एसिटल के नाम से पहचाना जाता है। इसको हेमी एसिटल के नाम से पहचाना जाता है। एल्डिहाइड है, कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो एल्कोहल का ऑक्सीजन होता है उससे इंटरेक्ट करता है, OR यहां आके जुड़ जाता है। क्लियर है? कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है, वो H को इंटरेक्ट करता है, H ऊपर चला जाता है। ये जो फॉर्म होती है या ये जो एडिशन प्रोडक्ट होता है उसको हेमी एसिटल के नाम से पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, जहां तक डी ग्लूकोज की बात करते हैं, डी ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी है और बड़े सारे एल्कोहलिक ग्रुप भी हैं, बड़े सारे एल्कोहलिक ग्रुप भी हैं। यहां पर भी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, वो एल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करता है और हेमी एसिटल बनाता है। किस प्रकार बनाता है, आइए देखते हैं। ये रहा कार्बोनिल का, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा ऑक्सीजन। आप जानते हैं ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बोनिल पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल और ये एल्कोहल। याद रखिएगा जो 5वें नंबर का एल्कोहलिक ग्रुप होता है, इसमें हाइड्रोजन पे ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे ये रहा नेगेटिव चार्ज। अब याद रखिए कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है वो एल्कोहल के H से इंटरेक्शन करता है। 5वें एल्कोहलिक ग्रुप, यहां से 5, 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन के पे जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है उसके H से इंटरेक्शन होगा। ये रहा कार्बोनिल का ऑक्सीजन, ये इंटरेक्ट करेगा इस H से, इस H से इंटरेक्ट करता है, H को अपनी तरफ खींच लेता है, या जो H होता है वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाता है, यहां अटैच हो गया। इस प्रकार ये जो H होता है ये इसके ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाता है। इस दौरान एल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है, गौर फरमाइए, ये कार्बोनिल के ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है। ये रहा एल्कोहल का ऑक्सीजन, ये जाके जुड़ जाएगा इससे, ये जाके जुड़ जाएगा या ये इंटरेक्ट करेगा कार्बोनिल के कार्बन से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, कार्बोनिल का ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसमें ना तो कार्बन 2 पे ये कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6, दिस इज कार्बन नंबर 1। ना कार्बन 2 पे कोई डिफरेंस आया, ना 3 पे कोई चेंज आया या डिफरेंस आया, ना 4 पे। मैंने कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 को एज इट इज लिख दिया। अब जो भी बदलाव आएगा वो पहले कार्बन और 5वें कार्बन पर आएगा। कैसे, सीखिए। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इस पे जाके ये H जुड़ जाएगा। येलो कलर में हम इस H को आपको दिखा रहे हैं, येलो कलर में इस H को दिखाया गया है, ये रहा, ये जाके कार्बोनिल के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अब ये कार्बन जो ये एल्कोहल का ऑक्सीजन था इससे बॉन्ड बनाएगा, ये रहा बच्चों, इस ऑक्सीजन को हम यहां दिखा देंगे, बीच में दिखाएंगे इसको। ये रहा एल्कोहल का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस कार्बोनिल के कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से बॉन्ड बना लेगा और बस बन गई हमारे पास, तैयार हो गया हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। ये हमारे पास हेमी एसिटल फॉर्म है और हेमी एसिटल फॉर्म है डी ग्लूकोज की। मुश्किल नहीं है, आसान है, बस इसको ध्यान में रखिएगा और आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। अब प्यारे बच्चों, इसी प्रकार ध्यान रखिए, अब यहां पर यह डी ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म है, यह फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है डी ग्लूकोज का।
अब इस डी ग्लूकोज को कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहां पर एक फॉर्म, यहां पर इस अल्फा का मतलब क्या है, याद रखिए अल्फा का मतलब है अल्फा, ये जो OH है, ये जो OH है पहले कायरल कार्बन पे, फर्स्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट साइड होता है, अगर OH राइट साइड पाया जाता है तो उसको अल्फा आइसोमर के नाम से पहचाना जाता है, इसको बोलेंगे अल्फा आइसोमर। अब पहले ही कायरल कार्बन पे ऐसा भी हो सकता है कि ये OH लेफ्ट साइड पे हो। अगर ये OH लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, अगर ये OH लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, यहां पर इधर ये पाया जाता है, इस प्रकार, बड़े सिंपल, ज्यादा कोई और बदलाव नहीं। इसी स्ट्रक्चर में सेम स्ट्रक्चर, बाकी पूरा सेम रखिए, पूरा का पूरा सेम रखना है, ऐसे रखिएगा सेम इसको। ये रहा बच्चों ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, कार्बोनिल के कार्बन से। अब ये जो OH है, ये जो OH है ये लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में पाया जाता है OH पहले कायरल कार्बन पे, फर्स्ट कायरल कार्बन पे अगर लेफ्ट साइड पे पाया जाता है तो उसको बोलते हैं बीटा आइसोमर। क्लियर है? इसको बोला जाएगा, दिस विल बी नोन एज बीटा डी ग्लूकोज। तो आसानी से पहले जानने की कोशिश करिए अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है। पहले कायरल कार्बन पे अगर OH राइट साइड आप लिखते हो तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से पहचाना जाएगा, या ऐसे आइसोमर को अल्फा आइसोमर कहा जाएगा। और पहले ही कायरल कार्बन पे अगर OH लेफ्ट साइड में आप दिखा देते हो, इस OH को अगर आप लेफ्ट साइड में दिखा देते हो तो इसको बीटा आइसोमर के नाम से पहचाना जाएगा। इस प्रकार आपके पास दो हेमी एसिटल फॉर्म आ गई, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गए ग्लूकोज के, पहला अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। ये भी हेमी एसिटल फॉर्म है, ये भी हेमी एसिटल फॉर्म है। कार्बोनिल ग्रुप CHO ग्रुप या CO ग्रुप जैसे ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, पर्टिकुलरली 5वें कार्बन पर, जनरली 5वें पर, क्लियर है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है, ग्लूकोज की जो फॉर्म आती है, उसको हेमी एसिटल फॉर्म के नाम से पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये दोनों फॉर्म हैं फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ डी ग्लूकोज। दोनों के दोनों हेमी एसिटल फॉर्म है गिवन बाय फिशर, और इनको फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से भी पहचाना जाता है। अब यहां पर आप एक छोटी सी बात रिकॉर्ड करें, और छोटी सी बात आपको जो रिकॉर्ड करनी है, आशा करता हूं सबसे पहले आप अल्फा और बीटा में डिफरेंस जानिए। पहले कायरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड तो अल्फा, और पहले ही कायरल कार्बन पे अगर OH लेफ्ट साइड तो उसको बीटा आइसोमर के नाम से पहचानते हैं। अब ये जो अल्फा बीटा आइसोमर्स होते हैं, इसे जरा नोट लगा के लिखिए। इनको, जो ये अल्फा बीटा आइसोमर्स होते हैं, अल्फा ओब्लिक बीटा आइसोमर्स को एनोमर्स के नाम से भी पहचाना जाता है। बेटर दे आर नोन एज बाय द नेम ऑफ एनोमर्स। तो एनोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं विच डिफर ऑन कॉन्फिगरेशन एट द फर्स्ट कायरल कार्बन। वो स्टीरियो आइसोमर्स जहां पर पहले कायरल कार्बन पे ही कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस होता है। क्लियर है? एनोमर्स फर्स्ट कायरल कार्बन पे ग्रुप का डिफरेंस आता है। क्लियर है? OH भी हो सकता है, जनरली OH ही होता है, और NH2 भी हो सकता है। अगर राइट साइड में आता है तो उस एनोमर को अल्फा एनोमर कहा जाता है, और अगर लेफ्ट साइड में आता है तो उसको बीटा एनोमर के नाम से पहचाना जाता है। साथ के साथ दूसरा पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये है, लास्ट कायरल कार्बन पे अगर आप कॉन्फिगरेशन देखते हैं पोजीशन ऑफ OH, अगर आप लास्ट कायरल कार्बन पे देखते हैं तो वहां पर आप कैपिटल D और कैपिटल L लिखते हैं। लास्ट कायरल कार्बन की रेस्पेक्ट में अगर OH आपको राइट साइड मिलता है तो कैपिटल D, और अगर लेफ्ट साइड में मिलता है तो कैपिटल L। तो पहले कायरल कार्बन पे देख रहे हो
अल्फा बीटा बोलोगे। लास्ट कायरल कार्बन पे देख रहे हो कैपिटल डी और कैपिटल एल बोलोगे। आशा करता हूं बेसिक सा डिफरेंस आपके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बारी है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले को जानने की। हावर्थ स्ट्रक्चर क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज का। प्यारे बच्चों, इन्हीं स्ट्रक्चर को और बेटर वे में रिप्रेजेंट किया हावर्थ ने, जिसको हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से पहचाना जाता है। हावर्थ ने क्या किया, ये जो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, अब ये पूरी एक रिंग बन गई, पूरी एक रिंग बन गई। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर को उन्होंने पायरन रिंग की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया, जिसको पायरनोज स्ट्रक्चर के नाम से भी पहचाना जाता है। आप देखिए, ये एक नॉर्मल पायरन रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। इस रिंग को पायरन कहा जाता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को इस पायरन रिंग की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया हावर्थ ने और उनको कहा जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप पायरन बनाइए, ऐसे एक पायरन रिंग बनाइए सबसे पहले। अब हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्लियर है। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 2 बॉन्ड कार्बन ने, एक कार्बन ने ऑक्सीजन से बनाया, एक कार्बन से बनाया, 2 वैलेंसी अभी रह जाती है। तो इस प्रकार आप ऐसे दिखाओगे। कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 वैलेंसी ऐसे दिखाओगे। कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे। अब ये हम बढ़ रहे हैं ग्लूकोज के पायरनोज स्ट्रक्चर या हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले कैसे प्लॉट किए जाते हैं, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। इधर आइएगा आप, इस प्रकार आप इसको दिखा सकते हैं, ऐसे आप दिखा सकते हैं। अब जो बातें मैं कहता हूं उन्हें बड़े ध्यान से सुनिए। इस प्रकार पायरन रिंग बनाने के बाद अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपने पायरनोज स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, हावर्थ स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है। यह है फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज का, ये वाला बीटा डी ग्लूकोज का। दीज आर फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब सफर शुरू होता है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले का। हावर्थ ने ग्लूकोज के पायरन की फॉर्म में कैसे स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट किए। चलो बच्चों देखिए, उसके बाद आप कार्बन का नंबर दीजिए। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 है, यहां कार्बन 5 है। अब आप एक काम करिए, जब आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरन रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, पायरनोज स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, हावर्थ की फॉर्म में उसको प्रोजेक्ट करना हो, कुछ बातें लर्न कर लीजिए। पहली बात, सबसे पहले ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्बन 5 है, ये कार्बन 5 है। कार्बन 5 से जुड़ा हुआ है CH2OH। इसको सबसे पहले आप लिख दीजिए। ये कार्बन 5 है, CH2OH को आप सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए। कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे अल्फा डी ग्लूकोज का ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप बीटा डी ग्लूकोज का ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले 5वें कार्बन पर CH2OH है, इसको आप यहां लिख दें। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। यहां पर आप सबसे पहले CH2OH आप लिख दीजिए। अब ये तो आपने लिख दिया बच्चों। अब इसको लिखने के बाद अब शुरू हो जाओ। सिर्फ एक ट्रिक लर्न करें। पहला पॉइंट, जब आप फिशर से हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएं, याद रखो पहले आप CH2OH को 5वें कार्बन पे रख दो। पहला पॉइंट लर्न कर लिया। अब दूसरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। क्या है? अब जितने भी रिंग के अंदर ग्रुप्स आते हैं उनको डाउनवर्ड्स, यहां मैं पॉइंट लिखता हूं। जितने भी आपके राइट साइड में आते हैं, जितने भी राइट साइड में आते हैं उन्हें डाउन
उन्हें डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट करना है। और जितने भी लेफ्ट साइड में आते हैं, जितने भी बच्चों लेफ्ट साइड में आते हैं, उनको अपवर्ड्स दिखाओ, उनको अपवर्ड्स दिखाओ। तो आशा करता हूं अब रिंग में ये सब आ रहे हैं, इनको डाउनवर्ड्स। पहले कार्बन पे OH राइट साइड में है, जो राइट साइड में है उन्हें डाउनवर्ड पोजीशन पे रखना है। रख दीजिए भाई, पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, OH को रखोगे डाउनवर्ड्स। दूसरे कार्बन पे आओगे, रिंग पे OH है, राइट साइड में है, इसको भी डाउनवर्ड रखा जाएगा, राइट। तीसरे कार्बन पे आओगे, H है, H को डाउनवर्ड रखा जाएगा। चौथे कार्बन पे आओगे, OH है, राइट साइड में है, चौथे कार्बन पे भी OH को डाउनवर्ड रखा जाएगा। समाप्त। जितने भी राइट साइड थे सब समाप्त हुए। अब आ जाओ लेफ्ट साइड पे। जितने भी लेफ्ट साइड हैं, जितने भी लेफ्ट साइड हैं उन्हें अपवर्ड रखना है। पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे चलेंगे, अपवर्ड में H रखोगे, रख दिया H। दूसरे कार्बन पे आओगे, लेफ्ट साइड में H है, H को अपवर्ड रखोगे। तीसरे कार्बन पे जाओगे, ये तीसरा कार्बन है, OH है लेफ्ट साइड पे, OH को रखोगे अपवर्ड्स, OH को रखोगे अपवर्ड्स। चौथे कार्बन पे आओगे, लेफ्ट साइड में H है, जो लेफ्ट साइड में है उन्हें अपवर्ड रखोगे, ये अपवर्ड। चौथा कार्बन, H को रखोगे आप अपवर्ड्स। बचा पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन पे H बच जाता है, ये पांचवा कार्बन है, केवल H बच गया, उस H को आप यहां लिखोगे, केवल एक ही ग्रुप बच गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्लियर है फॉर अल्फा डी ग्लूकोज। ये फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है अल्फा डी ग्लूकोज का। फिशर्स एंड हावर्थ। हावर्थ ने अल्फा डी ग्लूकोज को पायरन रिंग की फॉर्म में दिखाया, इसलिए इन स्ट्रक्चर को पायरानोज स्ट्रक्चर के नाम से भी पहचाना जाता है। इसको कहते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर, पायरानोज स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पायरानोज रिंग से रिसेंबल करता है, सिमिलर होता है, उसके जैसा ही होता है, इसलिए इन स्ट्रक्चर को पायरानोज स्ट्रक्चर के नाम से भी पहचाना जाता है। ऑल राइट बच्चों, मुश्किल नहीं है, आसान है। अब जानने की कोशिश करते हैं बीटा डी ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर या हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सबसे पहला काम, पांचवें कार्बन पर, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है CH2OH। सबसे पहले CH2OH को प्लेस करो। अब जो तुम्हें बताया था, जो राइट साइड में आता है, जो राइट साइड में आता है उन्हें डाउनवर्ड्स, पहले कार्बन पे H, पहले कार्बन पे H, दूसरे कार्बन पे OH डाउनवर्ड्स, तीसरे कार्बन पे H, चौथे कार्बन पे OH। बस। अब जितने लेफ्ट साइड पे हैं ये अपवर्ड्स जाएंगे। पहले कार्बन पे, ये है पहला कार्बन, इस पे OH अपवर्ड जाएगा। ये है दूसरा कार्बन, इस पे H अपवर्ड जाएगा। ये है तीसरा कार्बन, उसके लेफ्ट में है OH, ये अपवर्ड जाएगा। तीसरे कार्बन पे OH अपवर्ड जाएगा। चौथे कार्बन पे H अपवर्ड जाएगा। पांचवें कार्बन पे केवल H बचता है, केवल H बचता है, बस उस H को यहां लिख देंगे, दैट्स ऑल। दिस इज पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये आपके पास है बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है? मुश्किल नहीं है, आसान है। ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आशा करता हूं अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। आसान है, मुश्किल नहीं है। आशा करता हूं, मुझे 100% कन्फर्म है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, समझ में आ गया? अल्फा डी ग्लूकोज जब बना दो तो बीटा डी ग्लूकोज बनाना एक और तरीका, बनाना और आसान होता है। बच्चों, अल्फा डी में और बीटा डी में केवल जो डिफरेंस होता है वो अल्फा और बीटा में डिफरेंस होता है। और हम जानते हैं अल्फा उस आइसोमर को कहा जाता है OH अगर राइट साइड में है, क्लियर है?
और बीटा में ये अंतर होता है कि पहले कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर अल्फा बना दो और बीटा बना दो तो बस एक जगह डिफरेंस पाओगे, केवल पहले कायरल कार्बन पे डिफरेंस पाओगे, केवल और केवल, नोट करिए, केवल पहले कायरल कार्बन पे आपको डिफरेंस मिलेगा। यहां देखो, यहां पर OH डाउनवर्ड मिलेगा अल्फा में, और बीटा में पहले ही कार्बन पे OH अपवर्ड मिलेगा। तो अल्फा और बीटा में कहीं अंतर नहीं होता। अगर आप हवर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे तो केवल और केवल पहले OH में ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस भी क्यों होता है? वो डिफरेंस भी इसलिए होता है क्योंकि अल्फा में OH राइट साइड में होता है और बीटा में OH लेफ्ट साइड में होता है। तो केवल और केवल जो डिफरेंस आता है वो यहां आता है, पहले कायरल कार्बन पे आता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम जाता है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम आएगा। तो इन सभी कार्बन पे जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम मिलेगा, इन सभी कार्बन पे जो अरेंजमेंट है वो सेम मिलेगा। आशा करते हैं अब ग्लूकोज के किस तरीके से आपको फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाने हैं और किस तरीके से हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले आपको बनाने हैं, आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से ही समझ में आ गए होंगे। एक दो बार अब आप इसको प्लॉट करेंगे, एक दो बार अब आप इसको ड्रॉ करेंगे और बस हो जाएंगे परमानेंट आपके दिमाग में लोड। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का, और ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां पर दो तरह के स्ट्रक्चर आपके पास आ गए, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गया, क्लियर है, और ये दोनों के दोनों साइक्लिक फॉर्म हो गई डी ग्लूकोज की। ऑल राइट, आशा करते हैं अच्छे से आपको तीनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस और कैसे एक से फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनती है ये समझ में आ गया होगा। यहां पर एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपका कई बार एक एक नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूछ लिया जाता है, और पूछ लिया जाता है आपसे, भाई म्यूटा रोटेशन किसको कहते हैं? म्यूटा रोटेशन किसको कहते हैं? क्लियर? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे से लर्न होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है म्यूटा रोटेशन की? चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर विद द पासेज ऑफ टाइम। सबसे पहले डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए, जहां तक एक स्टीरियो आइसोमर और दूसरे स्टीरियो आइसोमर की हम बात करते हैं, उनको किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। हर एक स्टीरियो आइसोमर की बच्चों अपनी एक स्पेसिफिक रोटेशन होती है। जैसे कि अगर अल्फा डी ग्लूकोज की अगर इसकी बात करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज की अपनी स्पेसिफिक रोटेशन होती है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि किस एंगल से वो पीपीएल को रोटेट करता है, वो रोटेट करता है बाई 110 डिग्री से। ऐसे ही अगर बीटा आइसोमर की अगर हम बात करें, बीटा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें, तो जो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, वो होती है दैट इज 19.2 डिग्री, यहां पर हमने लिखा हुआ है। अब म्यूटा रोटेशन ये कहता है कि आप सॉलिड अल्फा डी ग्लूकोज ले लीजिए या सॉलिड आप बीटा डी ग्लूकोज ले लीजिए। जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं तो कुछ समय के बाद उसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाती है। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे ही आप पानी डालेंगे ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाएगी। अल्फा में डालोगे तो 110 डिग्री नहीं रहेगा, 110 डिग्री नहीं रहेगा थोड़े समय के बाद। क्लियर है? बीटा डी में अगर डालते हो, अगर आपने सॉलिड बीटा डी ग्लूकोज लिया हुआ है, आपने वो वाला आइसोमर लिया हुआ है जिसकी रोटेशन होती है 19.2, तो कुछ क्षण बाद 19.2 भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं रहेगी और एक इक्विलिब्रियम रोटेशन आपकी आ जाएगी। क्लियर है? दैट इज 52.5। अब सवाल आता है इस फिनोमिनन को चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, इसको म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। अब सवाल आता है म्यूटा रोटेशन क्यों होता है? प्यारे बच्चों, म्यूटा रोटेशन इसलिए होता है, अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज आपने लिया हुआ है, जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं तो ये रिंग ओपन हो जाती है, इसका कुछ हिस्सा ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल अमाउंट ओपन चेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ओपन चेन वापस से कन्वर्ट हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज में और बन जाता है एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर तीनों का। अल्फा डी ग्लूकोज एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना लेता है स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ और साथ के साथ बीटा डी ग्लूकोज के साथ, जिसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ जाता है।
इस फिनोमिनन को म्यूटा रोटेशन के नाम से पहचाना जाता है। यही बात तब भी होती है अगर आपने सॉलिड बीटा डी ग्लूकोज लिया हुआ है और उसमें पानी डाला तो चेन ओपन होती है, चेन ओपन होती है, क्लियर है, ये बीटा डी है, वो अल्फा डी है। आपने बीटा डी में पानी डाला, चेन ओपन होती है, उसका अमाउंट ओपन कुछ अमाउंट उसका ओपन चेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ओपन चेन का कुछ अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज में। तीनों एक साथ, दोनों तो साइक्लिक स्ट्रक्चर और बहुत छोटा सा अमाउंट ओपन चेन स्ट्रक्चर का, तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो जाता है अल्फा डी की भी और बीटा डी की भी, और एक इक्विलिब्रियम रोटेशन आ जाती है 52.5। इस फिनोमिनन को म्यूटा रोटेशन के नाम से पहचाना जाता है। आशा करता हूं म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न करेंगे। साथ के साथ ये आप नीचे जो इक्वेशन हमने दे रखी है ऑप्टिकल रोटेशन वाली, इसको भी आपको अच्छे से लिखना है और लर्न करना है। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब प्यारे बच्चों, ग्लूकोज वाले पार्ट में लास्ट क्वेश्चन ग्लूकोज की तरफ से एक बड़ा प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़ा सा लर्निंग होता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग कंसेक्यूटिव ईयर्स में पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। इसका आंसर भी हमने लिख दिया है और बिल्कुल सटीक लाइनें आपने तीनों की तीनों एज इट इज उतार देनी है। देखिए, हम जानते हैं ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर तो ये है, इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के नाम से पहचाना जाता है। और ये दोनों के दोनों, वो अल्फा फॉर्म और ये बीटा फॉर्म, ये दोनों के दोनों ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एन्यूमरेट द रिएक्शंस दैट वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती है, या ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जो इस बात का एविडेंस है कि ग्लूकोज का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, या ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड ग्लूकोज अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज में एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन सी रिएक्शन है? इसमें तीन मुख्य बातें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे अच्छे से आपने लर्न करना है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला, देखिए ओपन चेन में और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इन दोनों में बेसिकली ना एक डिफरेंस है। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देखते हो तो CHO ग्रुप आपको बिल्कुल फ्री दिखाई पड़ता है। ये तो ये कहता है CHO ग्रुप बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है, तो जितनी भी एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन होती है ये आसानी से दिखा सकता है। जबकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप दिखाई नहीं पड़ता है, फ्री CHO ग्रुप दिखाई नहीं पड़ता है, CHO ग्रुप यहां पर आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बड़ी सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती हैं जो शो नहीं करते हैं, जिससे ये संशय पैदा होता है कि CHO के ग्रुप के साथ कुछ ना कुछ पंगा तो है। और पंगा क्या है कि ये जो CHO ग्रुप है ये 5वें कार्बन पे जो OH है उसके साथ रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है और हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कुछ रिएक्शन CHO ग्रुप होते हुए भी दिखा नहीं पाता है। और इससे ये कहीं ना कहीं साबित हो जाता है कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है, CHO ग्रुप साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व है। आइए जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन सी रिएक्शन हैं जो ये साबित करती हैं कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है। देखिएगा, सबसे पहला रीजन है डी ग्लूकोज डू नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद NaHCO3 SO3, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं दिखाता है और सिचिफ टेस्ट भी नहीं दिखाता है। बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन की बड़ी पॉपुलर सी रिएक्शन होती है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। व्हाइट PPT बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर कार्बोनिल ग्रुप साबित करना हो, CHO ग्रुप साबित करना हो, उसमें NaHSO3 डाल दीजिए, सोडियम बाइसल्फाइड डाल दीजिए, व्हाइट PPT आने चाहिए। जब हम सॉलिड ग्लूकोज में, अल्फा डी ग्लूकोज में, बीटा डी ग्लूकोज में, जब हम ग्लूकोज के अंदर NaHSO3 डालते हैं तो व्हाइट PPT नहीं आते हैं, जो इस बात पे शक पैदा करता है कि कहीं ना कहीं CHO ग्रुप फ्री नहीं है, वो बेचारा कहीं ना कहीं वर्क में एंगेज है। और वर्क एंगेज क्या है कि ये साइक्लाइजेशन के अंदर गया हुआ है, 5वें OH के साथ रिएक्ट करता है और साइकिल बनाता है, ग्लूकोज को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, साथ के साथ सिचिफ टेस्ट भी नहीं देता है। दूसरा आंसर क्या है? दूसरा इसका रीजन है डी ग्लूकोज रिएक्ट विद
NH2OH। एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सिलमीन के साथ और ऑक्साइम्स बनाते हैं, जबकि जो पेंटा एसीटेट होता है, ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होता है वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ऑक्साइम नहीं बनाता है। फिर से इस पॉइंट पे ये शक आता है कि CHO ग्रुप इसका मतलब कहीं ना कहीं है नहीं, या है तो वो कहीं ना कहीं साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व है। ये सब इशारा करते हैं इस टाइप की जो रिएक्शन है, जो एल्डिहाइड ग्रुप की फ्री रिएक्शंस हैं, क्लियर है, जब ये रिएक्शन एब्सेंट पाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि CHO ग्रुप इसका मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। और दिक्कत क्या है? ये इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है। साथ के साथ तीसरा बेहतरीन रीजन आता है, डी ग्लूकोज दो स्टीरियो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा में और बीटा में, और दोनों की दोनों फॉर्म की अपनी स्पेसिफिक रोटेशन होती है। इसकी अपनी स्पेसिफिक रोटेशन है 111 और इसकी अपनी है 19.5। दोनों की अपनी अलग अलग स्पेसिफिक रोटेशन है। अगर ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर होता, एक ही स्ट्रक्चर होता, तो दो रोटेशन कहां से आ गई? इसका मतलब ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में। प्यारे बच्चों, जो ग्लूकोज वाला पार्ट होता है, जितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, क्लियर है, और अपनी नोटबुक में अच्छे से रिकॉर्ड करें। अब चलते हैं, कुछ बातें फ्रक्टोज की जानने के लिए चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, अब बारी है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी, सबसे पहले फ्रक्टोज की बात करेंगे। अब ग्लूकोज वाला सेक्शन मोनोसैकेराइड्स में आपका पूरा हो जाता है। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, C6H12O6। जिस प्रकार ग्लूकोज को ग्रेप शुगर के नाम से पहचाना जाता है, इसी प्रकार फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि वाइड वैरायटी में ये फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। साथ के साथ फ्रक्टोज को केन शुगर और हनी में भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती है, क्लियर है। और सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जिस प्रकार एक प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज का होता है, एक प्रोडक्ट हमें फ्रक्टोज का भी वहां से मिलता है, राइट। याद रखेंगे फ्रक्टोज के बारे में एक बात कि जनरली जो फ्रक्टोज होती है इट इज लेवो रोटेटरी इन नेचर, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करती है। अब फ्रक्टोज के बारे में आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा तो नहीं आता, बस हल्की सा एक इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ आता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स, और बेसिकली दो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से फ्रक्टोज के लर्न होने चाहिए, और लर्न होने चाहिए आपको फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और आपको लर्न होने चाहिए हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आइए बच्चों सीखते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये होता है। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस जानने की कोशिश करनी है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, उनके स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस कहां है। सबसे पहले फ्रक्टोज की अगर बात करें तो ये कीटोसिस है, क्लियर है, जबकि कीटोज शुगर है, जबकि ग्लूकोज आपकी एल्डोज शुगर थी। उनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पर जो प्रेजेंट होता था वो एल्डिहाइडिक ग्रुप था, जबकि यहां पर कीटोनिक ग्रुप है। सबसे पहला बेसिक सा पॉइंट आप इसको लर्न करें, क्लियर है। वहां पर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे था, यहां पर सेकंड कार्बन पे है, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में ही हो सकता है, कभी भी टर्मिनल नहीं हो सकता। ऑलराइट, अब सिमिलरिटी क्या है? जिस प्रकार ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में जिस प्रकार OH ग्रुप सारे के सारे राइट साइड थे, केवल थर्ड कार्बन को छोड़कर, इसी प्रकार फ्रक्टोज में भी अगर हम बात करें थर्ड कार्बन को छोड़कर केवल यहां OH लेफ्ट साइड में है, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह, बाकी सारे जो OH हैं वो राइट साइड में है। अब जानने की कोशिश करते हैं हेमी एसिटल फॉर्म या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोसिस। ऑलराइट, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज जानने की कोशिश करते हैं। बेटा ये पहला कार्बन है, हमेशा ऊपर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस CH2OH को पहले यहां से हटाओ और इसे साइड में लगा दो, इसको साइड में लगा दो। फटाफट से सीखेंगे, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आपको सिखाए जा चुके हैं।
अब फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर सीखना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी आपके लिए। क्लियर है? देखिए, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5। अब मार्क कर लो कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 में ये जो हाइड्रोजन होता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए थे और अब 5 मिनट में स्ट्रक्चर बना देने हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है ये 5वें कार्बन का जो H होता है उससे इंटरेक्ट करता है, इसे खींच लेता है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इंटरेक्शन करता है इस वाले ऑक्सीजन से, पॉजिटिव नेगेटिव, और बन जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। किस प्रकार? जरा देखिए, यहां पर क्योंकि कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 पर तो कुछ अंतर नहीं आया, तो कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 एज इट इज आप रख देंगे, जैसी यहां है ऐसी यहां है। 5वें कार्बन पे नीचे CH2H है, यहां CH2H रख दिया। 5वें कार्बन पे H आपका लेफ्ट साइड पे है, वो इधर रख दिया। क्योंकि डिफरेंस जो आना है केवल इतने हिस्से पे और 5वें कार्बन पे आना है। हेमीएसिटल जो बनना है वो यहां पर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का और 5वें कार्बन का बनना है, तो केवल आप इस पे ही फोकस करें। राइट? अब देखिए बच्चों, ये रहा आपके पास फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन। 5वें ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है ये इससे इंटरेक्ट करता है, ये H यहां चला जाता है, ये H येलो कलर वाला यहां आ गया, यहां आ गया। इस दौरान फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है ये इस ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है। ये रहा ऑक्सीजन, है ना बच्चों, ये रहा ऑक्सीजन और ये इससे बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH2OH, इसे आप ऐसे बॉन्ड दिखाओ, CH2 एंड दिस इज OH। बस क्लियर है? बन गया सिंपल, पहली साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया फ्रक्टोज का। अब नोट करें, OH फंक्शनल ग्रुप पे जो OH है जो डायरेक्टली कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH आपका राइट साइड पे है। और आप जानते हैं अगर राइट साइड पे होता है, अगर राइट साइड पे होता है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे, पहले कायरल कार्बन पे, ये फर्स्ट कायरल कार्बन, ये कार्बन कायरल नहीं है, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 सेम एटम अटैच हैं, ये है पहला कायरल कार्बन, इस पे OH राइट साइड में है। और आप जानते हैं अगर पहले कायरल कार्बन पे अगर OH राइट साइड में होता है तो उसे कहा जाता है अल्फा आइसोमर। और ये लास्ट कायरल कार्बन पे OH इधर है, लास्ट कायरल कार्बन ये है, इस पे OH उधर है, तो ये हो गया D। और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। अब अल्फा डी में और बीटा डी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्लियर है? बस इस OH को अगर आप लेफ्ट साइड में ले आओगे बन जाएगी सेकंड साइक्लिक फॉर्म। कैसे? आप ये रहा OH, ये रहा OH, इस OH को आप ले आओ लेफ्ट साइड में। क्लियर है? बाकी सब OH को इधर ले गए, इसको इधर ले आए, यहां पर इसको इधर ले आए, ये हो गया CH2 और OH। क्लियर है? ये रहा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये रहा 5वें कार्बन का ऑक्सीजन, और ये बना रहा है इससे हेमी एसिटल रिंग। क्लियर है? ये बना रहा है। इस प्रकार आपके पास अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे, पहले कायरल कार्बन पे OH आपका लेफ्ट साइड में है। और आप जानते हैं अगर लेफ्ट साइड में होता है तो ऐसे एनोमर को बीटा एनोमर के नाम से पहचाना जाता है। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, बच्चों ये स्ट्रक्चर है बीटा डी फ्रक्टोज का। इस प्रकार फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आपके सामने है। बिल्कुल सेम है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का था ऐसे ही बीटा डी फ्रक्टोज का है। अब जानने की कोशिश करते हैं इनके हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले। प्यारे बच्चों, यहां पर जो रिंग बनी है उसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। 5 मेंबर्ड रिंग,
5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जहां पर कार्बन है और हेटेरो एटम के तौर पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इनके जो स्ट्रक्चर मैच करेंगे, वो फ्यूरेन रिंग से मैच करेंगे, क्योंकि फ्यूरेन रिंग में, ध्यान से समझिए, ये फ्यूरेन रिंग है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें आसानी से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? फ्यूरेन रिंग से मैच करता है, क्योंकि फ्यूरेन में 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, इसीलिए आसान होता है फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाना। कैसे बनाएंगे फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर? बिल्कुल सेम अपना इसी तरीके से। पहले एक फ्यूरेन रिंग बनाओ, ऐसे बनाइए, फ्यूरेन रिंग बनाओ बच्चों। बनाने के बाद ये ऐसे, इस प्रकार, क्लियर? ऐसे एक फ्यूरेन रिंग बनाओ, इस प्रकार। लॉजिक वही जो ग्लूकोज में आपने लगाया था, बिल्कुल सेम। सबसे पहले नंबरिंग ऑफ कार्बन करिए। नंबरिंग ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर याद रखिए। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, क्योंकि एक कार्बन रिंग से बाहर होता है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5। सबसे पहले जैसे आपने ग्लूकोज में किया था वही कार्य यहां करना है। क्लियर? 1 कार्बन, 2 कार्बन, क्लियर है, 3 कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, या बेशक 1 भी मत डालिए आप, सीधा कहिए ये सेकंड कार्बन है, क्योंकि रिंग सेकंड कार्बन से स्टार्ट होती है। ये रिंग है, ये सेकंड कार्बन से स्टार्ट होगी, ध्यान रखिए, सेकंड कार्बन से स्टार्ट है रिंग। अब सबसे पहले आप ये जो CH2OH है इसकी पोजीशन प्लेस करते थे, कर दो। कौन से कार्बन पे है ये? 5वें पे है। 5वें कार्बन पे सबसे पहले आप CH2OH को रखिए, रख दिया आपने। अब लॉजिक क्या था? जितने रिंग के अंदर आते हैं ग्रुप विद डाउनवर्ड्स, क्लियर है? अब बिल्कुल ग्लूकोज वाला लॉजिक, जितने रिंग के अंदर हैं उन्हें नीचे की तरफ दिखाइए। दूसरे कार्बन पे, ये दूसरा कार्बन है, इस पे OH डाउनवर्ड दिखाओ। ये तीसरा कार्बन है, इस पे H डाउनवर्ड। चौथे कार्बन पे OH डाउनवर्ड। 5वें कार्बन पर, ये रहा 5वां कार्बन, केवल H बचता है, H को यहां लगा दो। इस प्रकार अब जितने लेफ्ट साइड में हैं ये अपवर्ड्स दिखाए जाएंगे। दूसरे कार्बन पे अपवर्ड दिखाओगे CH2OH, दूसरे कार्बन पे अपवर्ड दिखाओगे CH2OH, तीसरे कार्बन पे अपवर्ड दिखाओगे OH, चौथे कार्बन पे अपवर्ड दिखाओगे H। ये बन गया हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज, क्लियर है? इसी प्रकार बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम बनेंगे। सबसे पहले 5वां कार्बन है, 5वें कार्बन पे CH2OH है, इसको सबसे पहले आप अपवर्ड दिखा दीजिए। सबसे पहले अपवर्ड आप दिखा दीजिए, पहला पॉइंट। अब जितने रिंग के अंदर आते हैं डाउनवर्ड्स, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन। सेकेंड कार्बन पे डाउनवर्ड दिखाओगे आप CH2OH, नंबर 3 कार्बन पे डाउनवर्ड दिखाओगे आप H, नंबर 4 पे डाउनवर्ड दिखाओगे आप OH, 5वें कार्बन पे केवल H बच जाता है, उसे यहां दिखा दोगे आप। अब जितने लेफ्ट साइड में हैं उन्हें आप अपवर्ड्स दिखाओगे, दिखा दो भैया अपवर्ड्स इनको। अपवर्ड दिखाओगे आप नंबर 2 कार्बन पे OH को अपवर्ड दिखाओगे, नंबर 3 कार्बन पे OH को अपवर्ड दिखाओगे, नंबर 4 कार्बन पे H को अपवर्ड दिखाओगे। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं फ्रक्टोज के, ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हैं। दीज आर फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। इनको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, वैसे फ्रक्टोज का साइक्लाइजेशन कॉम्पिटेटिव लेवल पे अगर आप तैयारी करते हो तो 5वें कार्बन की बजाय 6ठे कार्बन पे भी आप दिखा सकते हो। उस केस में 5 कार्बन रिंग में आ जाएंगे और 1 ऑक्सीजन बाहर, तब आपको 6 मेंबर्ड रिंग दिखानी पड़ेगी, यानी कि पायरन रिंग दिखानी पड़ेगी। उस केस में आपको पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। लेकिन CBSE में फ्रक्टोज का जनरली जो स्ट्रक्चर पूछा जाता है वो जनरली फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ही जनरली पूछे जाते हैं।
इस प्रकार प्यारे बच्चों ये तो रहे आपके सामने फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर फ्रक्टोज और ये रहे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। आशा करते हैं पूरे लेक्चर में हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आपको अच्छे से, चाहे वो ग्लूकोज है चाहे वो फ्रक्टोज है, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।